तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हमारी क्लास चल रही है लगातार भैया लोगों। आप लोगों की तैयारी चल रही है या नहीं? फटाफट कमेंट करके बताओ कि तैयारी आपकी चल रही है या नहीं चल रही। जोश तो आ गया होगा। 10-12 दिन हो गए हैं क्लास करते करते और आप लोगों ने आंसर राइटिंग करके हमारा दिल जीत लिया। आप मान लो कि अब कोई नकारात्मक ऊर्जा ही आपका सिलेक्शन रोक सकती है। हमें नहीं लगता है कि अब आपका सिलेक्शन रुकेगा, क्योंकि आप लिखना शुरू कर दिए। लिखना ही सबसे बड़ा कार्य है। इसीलिए 90% विद्यार्थी सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लिखने का काम नहीं कर रखा है। 90% विद्यार्थी असफल हो रहा है इसी कारण से कि लिखने का कार्य नहीं कर रहा है। सिविल के क्षेत्र में आने के बाद उसे लगता है केवल पीटी पढ़ने से ही सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पीटी पढ़ने से नहीं, मेंस पढ़ने से सिलेक्शन होता है। क्योंकि पीटी में तो कोई मेरिट बनती नहीं है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। पीटी क्वालिफाइंग, फिर उसके बाद नाम शुरू होता है आपका रैंकिंग सिस्टम में कि मेंस में आप कहाँ रैंक कर रहे हैं। इंटरव्यू के बाद आपकी रैंकिंग सिस्टम जो मिलती है मेंस के नंबर और उसके बेस पर, इंटरव्यू के बेस पर। मेन काम तो आपका मेंस का ही है, वो रुकना नहीं चाहिए कि भाई पीटी हो गया, आप सर मेंस के लिए क्या करें, मैं कहाँ भटकूं, किस तरह से। मैंने श्रृंखला शुरू कर दी 5 मिनट की और आपके आंसर राइटिंग भी आ गई। आज मैंने एक नया इनिशिएटिव भी कर दिया है। आप लोगों को पता होगा कि आप हमारे प्रश्न को YouTube के माध्यम से सॉल्व करेंगे। उसको मैं लाइव करूंगा, देखिएगा। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी और थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा मुझे, है मेरे पास वो टेक्नोलॉजी, लेकिन करूंगा बहुत जल्दी ही। आप लोगों का थोड़ा सा रुचि जो है वो देखना चाहता हूं किस तरह से चल रही है। और बता दूं, एक घोषणा और कर रहा हूं। अगर आप यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस या एमपी पीसीएस या राजस्थान पीसीएस का प्री निकाल लेते हैं और अपनी मार्कशीट प्रेषित करते हैं, तो प्री के बाद में दिल्ली में रहने और खाने का खर्चा मेरा और तैयारी का काम आपका। मुझे कोई सिलेक्शन के बाद में ये भी कह रहा हूं कि नाम नहीं चाहिए, केवल और केवल आप सिलेक्शन हो जाए, दलदल से मुक्ति मिल जाए, इस पर बेस्ड होकर काम कर रहा हूं। सिलेक्शन हो जाए, दिल्ली तक पहुंचाने का काम मेरा रहेगा। 4 महीने का जो कॉस्टिंग होगा वो मैं बियर कर जाऊंगा। बस आप तैयारी करिए और मेहनत से सिलेक्शन पाइए, बस इस आशा के साथ आगे बढ़िए। अगर कोई दोस्त आपका बहुत करीबी है, बहुत सहयोगी है, बहुत एक तरह से अच्छा है और लगता है क्या कि वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए, तो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमारा नंबर है 9868910762। इस नंबर के माध्यम से वो हमसे जुड़ सकता है कि भाई यहां पर नंबर के माध्यम से जोड़ लीजिएगा उसको। वो हमको रिक्वेस्ट भेज देगा या आप लोगों में से कोई भी अप्रूव्ड कर सकता है इस नंबर के माध्यम से, तो अप्रूव्ड कर दीजिएगा अगर आपका दोस्त यार मित्र है तो। लेकिन आंसर राइटिंग की शर्त होगी कि आंसर राइटिंग आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, आंसर राइटिंग आपको दिखानी पड़ेगी, ये एक शर्त होगी। हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि पीटी भी साथ लेकर चलना है दोस्तों। ऐसा ना हो जाए मेंस पढ़ाते 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 पीटी ही छूट जाए। ऐसा नहीं करेंगे हम, चिंता मत करो। हमने प्रश्नों की श्रृंखला यहां भी स्टार्ट कर दी है। अगर मुझे लगता है कि पीटी के प्रश्न आ गए हैं, आपको दे दूंगा फटाफट। मैं देखा 3 दिन में 1-2 क्वेश्चंस बन गए हैं तो मैं बना देता हूं क्वेश्चंस पीटी के। देख लेते हैं आपने कितना अखबार पढ़ा है, चेक कर लेते हैं आपको। अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो आप इनके जवाब दे देंगे, नहीं पढ़ा होगा तो फिर निश्चित तौर पर क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगी। तो चलते हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो पहला प्रश्न कहता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती। कौन सी रिपोर्ट? एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के माध्यम से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। किसके द्वारा जारी की जाती है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट? फटाफट जरा आंसर बताओ कि आपने पढ़ा क्या है। फटाफट इसका आंसर बताओ, तब तक मैं जवाब दे देता हूं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी की जाती।
तो ये चर्चा में कैसे आ गई? ये चर्चा में आ गई आज के न्यूज़पेपर में। क्यों चर्चा में? क्योंकि जिस तरह से आईएमएफ ने, विश्व बैंक ने, एसबीआई ने भारत की ग्रोथ रेट पर चर्चा की, उसी तरह से भारत की ग्रोथ रेट की चर्चा की एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आज। और उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत सी बातें कही। क्या? उसने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में अगर देखें तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकास का इंजन बना हुआ है। उस रिपोर्ट में यह बात कही गई। और एशिया और प्रशांत क्षेत्र में विकास का इंजन बना हुआ है जहां पर वृद्धि दर बराबर बढ़ती जा रही है। उसने कहा कि हमने पहले अनुमान लगाया था भारत की विकास वृद्धि दर का 2024-25 में 6.7%, लेकिन एक्चुअल में है नहीं। वो 6.7% से ज्यादा होगी, अर्थात 7% होगी 24-25 में विकास दर। ये भी उसने कहा। देख रहे हो? तो भारत की विकास दर कितनी बात की उसने? भारत के विकास दर बात की 2024-25 में कितने? 7% तक रहने का अनुमान लगाया। कितने परसेंट तक? 7% तक रहने का अनुमान। और ये नहीं, इसके आगे भी उसने कहा कि 25-26 में, ये तो 24-25 की बात होगी भैया, 25-26 में 7.2% रहेगी। कितनी? 7.2%। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट दी जा रही। और इस कारण से ये रिपोर्ट का नाम मैंने पूछ दिया आपके क्वेश्चंस में। अब ये रिपोर्ट का नाम मैंने क्वेश्चन में पूछा, तो अब इसके बारे में भी जान लेते हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आपको याद रखना 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो आपको याद रखना कितने? 68 सदस्य देश हैं। कितने? 68। मुख्यालय मनीला में। क्या इसमें केवल और केवल एशियाई देश शामिल है? नहीं, इसमें 49 एशिया के और प्रशांत क्षेत्र के हैं भीतर के, और 19 बाहर के। कितने? 19 बाहर से शामिल हैं। तो याद रखना जो सदस्य देश हैं, जिसमें 49 तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं और 19 बाहर से। तो याद रहेगा पॉइंट, सब बता दिया मैंने। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? फटाफट बताओ आंसर। गुजरात के कच्छ खाबड़ा में, महाराष्ट्र के स्वरूप नगर पांडजू में, केरल के कुल्लू मल्लाहार में, और राजस्थान के पखवाड़ा हाट में। फटाफट बताओ भैया, क्या पढ़े हो? तैयारी शुरू हो गई है इस नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की। तो ये कहां बनाया जा रहा है? फटाफट बताओ। ठीक है, तब तक मैं आंसर बताता हूं। गुजरात के कच्छ खाबड़ा में इसका आंसर होगा। ठीक है, याद रखना कि गुजरात के कच्छ खाबड़ा इलाके में दुनिया की सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया जा रहा है। इस पार्क का बाहरी छोर पाकिस्तान के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है वो भारत में 100% एक नई प्रगति के आयाम डेवलप करेगा। पीटी के लिए क्वेश्चन याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में ब्रिटेन की नई उच्च आयुक्त नियुक्त की गई। फटाफट बताओ, आज के न्यूज़पेपर में है ये। फटाफट बता दो, आज के न्यूज़पेपर में है। एलेक्स एलिस, लिंडी कैमरून, रोजरी बिटेंजा, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ, तब तक मैं बताता हूं आंसर। ये लिंडी कैमरून बनाई गई है भारत में ब्रिटेन की नई उच्चायुक्त। इससे पहले कौन थी? इससे पहले ये थी एलेक्स एलिस। ठीक है, और वर्तमान में अब कौन होंगी? ये। ठीक है, वर्तमान में ये कौन होंगी? लिंडी कैमरून को भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, वो एलेक्स एलिस। ठीक है, का भारत में स्थान लेंगी। लिंडी कैमरून के ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड कार्यालय के महानिर्देशक के रूप में कार्यरत थी इससे पहले। ये भारत में नई उच्चायुक्त बनकर आई है। याद रहेगा पीटी के हिसाब से क्वेश्चंस।
नेक्स्ट देख लेते हैं, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान है। फटाफट बताओ, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान। ठीक है, तो याद रहेगा आपको, साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत का स्थान है कौन सा? 10वां स्थान। कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है, याद रहेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ये इंडेक्स जारी करता है कौन? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी व न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है साइबर क्राइम इंडेक्स। और इसमें स्थान है पहला किसका? रूस, दूसरा यूक्रेन का, तीसरा चीन का, चौथा अमेरिका का, पांचवा नाइजीरिया का, छठवां रोमानिया का और 10वां स्थान है किसका? भारत का। तो 10th पोजीशन है किसकी? भारत की। याद रखकर चलना है, याद रहेगा। पहला रूस, दूसरा यूक्रेन, चीन, अमेरिका, नाइजीरिया, रोमानिया और भारत। 5 याद रखना है ऊपर के, और फिर 10वां नंबर भारत का। ठीक है, तो साइबर क्राइम जहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है वो कहां पर? रूस में हो रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक खबर आ रही है, और ये खबर जो है बहुत महत्वपूर्ण खबर के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ये खबर है क्या? ये खबर है दोस्तों बुनियादी ढांचे पर आधारित। किस पर आधारित है? बुनियादी ढांचे पर आधारित ये रिपोर्ट। क्या कह रही है? आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी ढांचे के निर्माण पर सरकार का निरंतर जोर निजी निवेश में बढ़ोतरी और व्यापार आशावाद निवेश चक्र को बढ़ाने में मददगार होंगे। ठीक है, तो कह रही है सरकार जोर दे रही है किस पर? बुनियादी ढांचे पर, बहुत ज्यादा। ठीक है, बुनियादी ढांचे पर बहुत ज्यादा जोर दे रही है सरकार। ठीक है, दूसरा, निजी निवेश में बढ़ोतरी हो रही है। निजी निवेश में बढ़ोतरी हो रही है, कर रही है सरकार, लगातार इस पर प्रयास कर रही है। और व्यापार आशावाद निवेश चक्र को भी बढ़ाने में मददगार होगा। इनका लाभ अर्थव्यवस्था में उत्पादकता और विकास को बढ़ाने में मदद करेगा। आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट 2024 के अनुसार कमजोर वैश्विक मांग को चुनौतियों का सामना करते हुए मजबूत बुनियादी सिद्धांतों द्वारा समर्थित घरेलू आर्थिक गतिविधियां 2024-25 की पहली छमाही में मजबूत रही। आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में यह कहा है क्या कि अप्रैल 2024 के अनुसार कहा है कि वैश्विक मांग की चुनौतियों का सामना करते हुए मजबूत बुनियादी सिद्धांतों पर समर्थित घरेलू आर्थिक गतिविधियां 2023-24 की पहली छमाही में मजबूत रही। ये रिपोर्ट में कहा। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि निश्चित निवेश ने, ठीक है, अर्थव्यवस्था वास्तविक जीडीपी वृद्धि को प्रेरित किया है। वहीं निजी खपत को शहरी मांग से समर्थन मिला है। निजी खपत को किससे समर्थन मिला है? शहरी मांग से समर्थन मिला है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है। यहां आपूर्ति पक्ष की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में मजबूती आई है और कम इनपुट लागत और वैश्विक सप्लाई चेन में सुधार से लाभ हुआ है। देख रहे हैं, कह रही है सप्लाई चेन में भी सुधार हुआ है। आरबीआई की रिपोर्ट कह रही है आपूर्ति पक्ष की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में मजबूती आई है, ये रिपोर्ट में ये कहा गया है। ठीक है, आवास की बढ़ती मांग और बुनियादी ढांचे पर सरकार के जोर के कारण निर्माण गतिविधियां मजबूत रही हैं।
निर्माण गतिविधियां भी सरकार की क्या रही हैं, मजबूत रही हैं, ये बात भी लिखी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य में निजी खपत को ग्रामीण मांग की बेहतर संभावना और बढ़ते उपभोग विश्वास से समर्थन मिलेगा। जो निजी खपत को ग्रामीण मांग की बेहतर संभावनाएं होंगी कि आगे भविष्य में बढ़ेंगी। शहरी मांग तो बढ़ी है बड़ी तेजी से, ग्रामीण मांग भी बहुत तेजी से बढ़ेंगी। बढ़ते उपभोक्ता विश्वास से समर्थन मिलेगा। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को 11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपए करने का घोषणा किया है। ठीक है, चालू वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय कितने % बढ़ाया गया है, तो याद रखना है पूंजीगत व्यय बढ़ाया गया है 11% की बढ़ोतरी हुई है। कितने % की, 11% की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने 2023-24 में पूंजीगत व्यय को 37.5% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो यह भी आपको याद रखना है कि सरकार ने 2024-25 में 2023-24 में पूंजीगत व्यय को कितना बढ़ाया, 2023-24 में पूंजीगत व्यय को सरकार ने व्यय को, ठीक है, 37.5% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। करोड़ रुपए कर दिया है। ठीक है, ये तो आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसमें एक तरह से क्या है कि यह दिखाया गया है कि आरबीआई ने कहा है क्या कि निश्चित निवेश ने वास्तविक जीडीपी वृद्धि को प्रेरित किया है, निजी खपत को शहरी मांग से मिला समर्थन। ये रिपोर्ट में ये बात मेंशन की गई है और बड़े बाखूबी तरीके से इस रिपोर्ट में ये चीजें प्रदर्शित है। ठीक है, अब 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में भारत की यात्रा इसके बुनियादी ढांचे में सुधार पर निर्भर करती है। बुनियादी ढांचे में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक भारत के एक विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है वो सफल होते हुए नहीं दिखाई देगी। जो रहने योग्य, जलवायु लचीले और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले समावेशी शहरों को बढ़ावा देने के लिए आधारशिला है। जो होगी किसकी आधारशिला, जो आधारशिला होगी किसकी, शहरी समावेशी विकास के बिना एक तरह से हम विकास को नहीं डेवलप कर पाएंगे, ये लिखा है। सरकार की प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष 2024 में बुनियादी ढांचे क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% के आवंटन से स्पष्ट है, जिसमें परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमने एक तरह से क्या है कि विकास की संकल्पना को एक नए आयाम के रूप में रिप्रेजेंट किया है कि भैया और क्या इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है, सरकार की प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष 2024 में बुनियादी ढांचे क्षेत्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% के आवंटन से स्पष्ट है कि इसमें परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार के बजट में इस तरह की इकोनॉमिक सर्वे में बात लिखी हुई है कि 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो ऐसी कंडीशंस में उसके बुनियादी ढांचे को डेवलप करना पड़ेगा। और ये बुनियादी ढांचे का डेवलप होगा तो उससे क्या होगा कि रहने योग्य सिस्टम डेवलप होगा, जलवायु लचीली होगी, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और इन सब चीजों के बढ़ावा मिलने से देश की प्रगति होते हुए दिखाई देगी। और इसीलिए सरकार ने इसी प्रतिबद्धता के रूप में 2024 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.3% तक आवंटन किया है वित्तीय रूप से पैसा। 3.3% का आवंटन किया है जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए, जिसमें परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि सड़क और राजमार्ग की हिस्सेदारी सबसे अधिक है भारत के संदर्भ में अधिक रहती है, इसीलिए परिवहन और लॉजिस्टिक पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इसके बाद रेलवे और शहरी सार्वजनिक परिवहन का स्थान आता है। तो अगर देखा जाए सड़क और राजमार्ग की हिस्सेदारी भारत में सबसे ज्यादा है, इसीलिए भारत में इसकी भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बुनियादी ढांचे के विकास की।
सरकार ने परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं? लक्ष्य निर्धारित किए हैं जिसमें 2025 तक 2 लाख करोड़ किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास और 220 हवाई अड्डों का विस्तार शामिल है। 220 हवाई अड्डों का विस्तार करेगी सरकार 2025 तक, और 2025 तक 2 लाख किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क का भी निर्माण किया जाएगा सरकार के द्वारा। यह सरकार ने अपनी नीति के अंतर्गत शामिल किया है बजट में। इसके अतिरिक्त योजनाओं में 2030 तक 23 जल मार्गों का संचालन और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करना शामिल है। सरकार के बजट में यह घोषणा की है। करंट का मैटर मैं दे रहा हूं भैया लोगों, आपके आंसर राइटिंग में ये चीजें मेंशन होते हुए अगर दिखाई देंगी तो नंबर मिल जाएगा। सरकार की इस तरह से ये प्रतिबद्धताएं रखी गई हैं कि भैया कितना योजनाओं में 2030 तक, ठीक है, 23 जल मार्गों का संचालन और 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित करना शामिल है। अब बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालयों के लिए कुल बजटीय परिव्यय वित्त वर्ष 2023 में लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर वित्त वर्ष 24 में 5 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो बजट भी सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। विभिन्न परिवहन उपखंडों में निजी क्षेत्र के लिए निवेश की संभावनाएं भी प्रदान करता है। इस तरह से ये चीजें रिप्रेजेंट की गई हैं सरकार के द्वारा। विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समर्थन के अलावा भारत को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी से महत्वपूर्ण प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस होगी। सरकार ने इस बात को भी एक तरह से अवगत कराया कि अगर 5 ट्रिलियन की आवश्यक अर्थव्यवस्था बनानी है तो सार्वजनिक और निजी निवेश की आवश्यकता महसूस होगी बुनियादी ढांचे में। और इस तरह से सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस तरह से बजट में प्रावधान किए गए हैं। इकोनॉमिक सर्वे में ये बातें मेंशन की गई हैं। और सरकार ये भी जानती है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना हम 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को नहीं बना पाएंगे। और इस तरह से लक्ष्य रखकर सरकार ने इन चीजों को पूरा करने का संकल्प लिया। तो ये रही आपकी बुनियादी ढांचे से संबंधित रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट पर आधारित जो मुख्य परीक्षा का प्रश्न बनेगा वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज देंगे। आप उस प्रश्न को देखेंगे और लिखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हम आपके लिए पीटी के क्वेश्चंस अगर मिलते हैं तो बनाते रहेंगे। मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न आपको हम देते रहेंगे। जुड़े रहिएगा और व्हाट्सएप पर आंसर राइटिंग जरूर लिखकर भेजिएगा, क्योंकि जब आंसर राइटिंग आप लिखकर भेजते हैं तो मुझे एक अलग से खुशी मिलती है कि यार चलो एक धक्का लगा रहा हूं तो आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जितना आगे बढ़ने की कोशिश करोगे उतनी जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब आज ही मुझे एक लड़का मिला कि सर बस नर्वस हूं, किसी तरीके से जोड़ रहा हूं। जोड़ा है मैंने उसको और प्रयास है कि आप अच्छा करिए, बेहतर करिए, इस पर काम करते हुए चीजों को आगे बढ़ाइए। दुनियादारी में क्या हो रहा है इससे कोई मतलब मत रखिए। आपको बेहतर करना है। अगर मैं आप ये समझिए कि क्लास लेने के बाद रात्रि के समय निकालकर अगर वीडियो बना लेता हूं, कंटेंट इकट्ठा कर लेता हूं, करंट से अपडेट मैं भी तो हो रहा हूं, वो कर लेता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आप तो फुल टाइम वर्क कर रहे हो। जुड़े रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इस बार पीटी भी पार और मेंस भी पार, इस संकल्प से तैयारी करनी। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।